22 अप्रैल 2025। जगह बैसरम वैली, ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड, पहलगाम, साउथ कश्मीर। कभी किसी ने भी, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस कश्मीर में हम सुकून ढूंढने जाते हैं वहीं पे लोगों की जिंदगी का सुकून खत्म हो जाएगा। 22 अप्रैल को दोपहर के 2:45 में 4 आतंकवादी वहां पे मौजूद सारे टूरिस्ट की जिंदगी में आतंक ले आते हैं। वहां पे मौजूदा लगभग 26 मेल्स, जिसमें से कोई आईबी ऑफिसर था, कोई इंडियन नेवी में था, कोई LIC में था, उनको धर्म के आधार पे मार दिया जाता है। गौरतलब ये है कि मरने वाले सिर्फ हिंदू नहीं थे, एक मुसलमान भी था और एक क्रिश्चियन भी था। इससे ये पता चलता है कि आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं होता है, क्योंकि अगर आतंकवाद इस्लाम का सगा होता तो मरने वाला एक मुसलमान नहीं होता। बहुत ही निर्मम तरीके से लोगों की, टूरिस्ट की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले उनसे पूछा गया, उनकी श्रद्धा उनसे पूछा गया कि उनका धर्म क्या है। क्या कभी उन्होंने पूछा था जिस धर्म की, जिस ईश्वर की वो आराधना करते हैं, उस धर्म के ही आधार पे उनको कभी मार दिया जाएगा? आपने सोचा था, हमने सोचा था, कभी किसी ने नहीं सोचा। इस पूरे वारदात की जिम्मेदारी जिसने ली है वो लश्कर-ए-तैयबा का एक एफिलिएटेड ग्रुप है, और ग्रुप का नाम है द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम के एक एफिलिएटेड ग्रुप, जो कि लश्कर-ए-तैयबा से एफिलिएटेड है। उसने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। लेकिन बात ये है कि कश्मीर से आखिर ये आतंक खत्म क्यों नहीं हो रहा? हम सब ने सोचा था कि आर्टिकल नंबर 370 के स्क्रैपिंग के बाद कश्मीर से आतंक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद, 2019 से 5-6 साल बाद देखा जा रहा है कि आतंक आज भी कश्मीर में परसिस्ट कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्यों परसिस्ट कर रहा है? अब तो कश्मीर पूरी तरीके से सेंटर के कंट्रोल में है, तो क्यों कर रहा है? तो देखिए, इसमें एक बहुत ही खास बात है। सोचने वाली बात ये है कि आतंकवादियों ने आखिर टूरिस्ट को क्यों चुना? वो कश्मीर के लोकल्स को भी तो मार सकते थे, लेकिन 5-6 साल इंतजार करने के बाद आतंकवादियों ने टूरिस्ट को मारा। 24 हिंदुओं को मारा, पूछ के मारा, निर्मम तरीके से मारा। क्यों? क्योंकि ये सारे टूरिस्ट पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए हैं, पाकिस्तान में पनपे गए हैं। पाकिस्तान इनको ट्रेन करता है कि ये इंडिया में आतंक फैलाए। अब जरूरी बात ये है कि कश्मीर में आतंक क्यों फैलाना चाहता है पाकिस्तान? हम सबको पता है कि टूरिस्ट हमेशा एक रिच क्लास होता है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम कभी ससुराल चले जाएंगे, कभी मायके चले जाएंगे, कभी नानी के घर, कभी दादी के घर। लेकिन टूरिस्ट कौन होते हैं? जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होता है। अब अगर ये टूरिस्ट आपके स्टेट में आते हैं, आपकी प्लेस पे आते हैं, तो उस प्लेस की जो इकोनॉमी है वो मजबूत होती है, यानी कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो किसी भी जगह की जो इकोनॉमी है वो मजबूत होती है। और जब अगर कश्मीर की इकोनॉमी अपने आप में ही मजबूत हो जाएगी तो पाकिस्तान कैसे बरगलाएगा वहाँ के युद्ध को हथियार उठाने के लिए? क्योंकि हथियार तो कश्मीर के नौजवान सिर्फ इसलिए उठाते थे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। जब से वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला और उन्होंने हथियार को छोड़ दिया। लेकिन ये चीज पाकिस्तान को गंवारा नहीं थी। वो जानता है कि अगर कश्मीर की इकोनॉमी मजबूत होती है तो इससे सबसे ज्यादा घाटा में जो जाएगा वो है टेररिस्ट की जो ग्रुप है। इसलिए पाकिस्तान ने जानबूझ के टूरिस्ट पे इस बार हमला करवाया ताकि भारत का हर नागरिक कश्मीर जाने से पहले कम से कम 10 बार सोचे। वो उत्तराखंड चला जाएगा, वो केरला चला जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, लेकिन अब वो कश्मीर नहीं जाएगा। और वहाँ के कश्मीर के लोगों के लिए जब टूरिस्ट ही उनकी इकोनॉमी को मजबूत करने का एकमात्र सहारा है तो वो बेसहारा हो जाएंगे और मजबूरन अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए फिर से उन्हें अपने लड़कों को आतंकवाद में धकेलना पड़ेगा।
पाकिस्तान को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था, इसलिए उसने इस बार टूरिस्ट को चुना। पाकिस्तान जैसा ऐसा देश जहाँ पे आटे जैसी बेसिक चीज भी 600 रुपए किलो है, वो आखिर साबित क्या करना चाहता है ऐसी चीजों से? तो आइए इसके बारे में भी बात करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान का आवाम ये चाहता है कि कश्मीर में आतंकवाद हो या भारत में आतंकवाद हो? नहीं, इसके पीछे में पूरी पाकिस्तान की एक राजनीति शामिल है और उस राजनीति की जो सरगना है वो वहाँ के मिलिट्री चीफ है जिनका नाम है आसिफ मुनीर। आपको बता दें कि आसिफ मुनीर पहले ISIS के हेड थे और उनका धंधा ही यही था आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन आसिफ मुनीर के मिलिट्री चीफ बन जाने से ना तो वहाँ की जनता खुश थी और ना ही वहाँ की मिलिट्री। अब अगर किसी एक चीज से पूरे समुदाय को एक किया जा सकता था तो वो था देश प्रेम। और ये देश प्रेम कब आता है? ये देश प्रेम तब आता है जब वॉर होता है। आसिफ मुनीर चाहते हैं कि इंडिया से वॉर हो और इस वॉर के पीछे वो पाकिस्तान की पूरी आवाम को एक करते हैं ताकि उनकी बात बाकी होने लगे। गौरतलब बात यह है कि हमले से एक हफ्ते पहले आसिफ मुनीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक नहीं हो सकते। पता नहीं कैसे इस बात से हमारा देश अनजान रह गया कि आसिफ मुनीर के इस बात में क्लू था कि आगे आने वाली हवा में तूफान है। तूफान है भारत के लिए, तूफान है कश्मीर के लिए, तूफान है भारत की आवाम के लिए। लेकिन ये तो बात हो गई हमारे पाकिस्तान की और पाकिस्तान की षड्यंत्र की। लेकिन अब बात इस पे भी करते हैं कि अगर दुश्मन ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया तो हम कमजोर पड़े कैसे? हाल ही में एक विक्टिम जो कि मारा गया उसके बच्चे का वीडियो वायरल हुआ है और वो बच्चा वीडियो में कहता हुआ नजर आता है कि सरकार अब खत्म है। एक 7 साल का, 6 साल का, 8 साल का बच्चा कह रहा है सरकार अब खत्म है। लोगों के विक्टिम्स के इंटरव्यू के हिसाब से जो भी उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए हैं उसके हिसाब से दूर दूर तक कहीं भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी टूरिस्ट के लिए। ना आर्मी थी, ना पुलिस थी, ना हेलीकॉप्टर्स थे, कुछ भी नहीं था। और ये सारा वाक्य जब खत्म हो जाता है तो 20 मिनट बाद वहाँ पे आर्मी आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि उस 20 मिनट में ये कश्मीरी लोकल्स थे जो वहाँ के टूरिस्ट की हेल्प कर रहे थे। तो आप सोचिए कैसे आईबी को खबर नहीं हुई कि वहाँ पे हमला होने वाला है, कैसे आर्मी चुप थी, कैसे पुलिस चुप थी, क्या सरकार को कोई क्लू नहीं था कि भारत की जनता जो कि कश्मीर में एज ए टूरिस्ट जा रही है वहाँ पे उन्हें खतरा है? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। लेकिन इसमें एक बात बहुत ही गौरतलब है, आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में 2022 से लेकर 2025 के बीच में हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने आर्मी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं किए हैं। हमारी गवर्नमेंट की सोच ये है कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, हमें मैन पावर की जरूरत नहीं है। और इसी सोच को लागू करते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया। रिक्रूटमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने अपनी वीर जैसी स्कीम्स को लॉन्च किया जिससे यूथ का इंटरेस्ट आर्मी के प्रति बहुत कम हो गया। हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि हम जिन पैसों को आर्मी पर्सनल्स की पेंशन में लगाते हैं, आर्मी की सैलरी में लगाते हैं, आर्मी की फैसिलिटी में लगाते हैं, उससे हम अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं और मॉडर्नाइज कर सकते हैं। उससे हम और ज्यादा इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, ट्रूप्स खरीद सकते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन ये बात कहाँ तक सही? अभी हाल में ही एक रिटायर्ड कर्नल ने अपने इंटरव्यू में बोला कि ये बेशक जरूरी है कि इंडिया के पास ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लेकिन आज भी फौज में 1 लाख फौजियों की कमी है। आज भी फौज में 1 लाख फौजियों की कमी है और इस कमी की जिम्मेदार कौन है? इस कमी की जिम्मेदार है सरकार। अगर शायद 1 लाख फौजी हमारे पास और होते तो शायद 27 लोगों के घर ना बर्बाद हुए होंगे। हमारी सरकार को क्या दिख रहा है कि हम आर्मी से कैसे पैसे बचा सकते? हमारी सरकार के पास अंबानी जैसे लोगों को, उनके बच्चों को
अदानी को, सलमान खान को, कंगना रनौत को सिक्योरिटी देने के पैसे हैं। आपको बता दें कि इनमें से कई ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए एनएसजी कमांडोज भी लगाए जाते हैं, और इन एनएसजी कमांडोज की जो ट्रेनिंग है वो मिडिल क्लास से टैक्स लेके, आम लोगों से टैक्स लेके दी जाती है ट्रेनिंग। लेकिन सरकार के पास आर्मी के लिए पैसे नहीं है। सरकार कंजूसी कर भी रही है तो कहाँ पे कर रही है? आर्मी में कर रही है। सरकार के पास भव्य मूर्तियां बनाने का, भव्य मंदिर बनाने के पैसे हैं, लेकिन सरकार के पास आर्मी रिक्रूटमेंट के, उनके सैलरी के, उनके पेंशन के, उनकी फैसिलिटीज के लिए पैसे नहीं है। इसलिए वो अब आर्मी मेंस के नंबर को कम कर रही है। जो तीसरी बात आती है वो ये है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो आखिर कश्मीर में ही जाके क्यों फेल हो जाती हैं। हम रिसेंट ईयर्स में देखें तो पुलवामा वाला अटैक हुआ, और अगर हम 26/11 मुंबई अटैक की बात हटा दें तो ज्यादातर जो अटैक्स होते हैं वो कश्मीर में ही क्यों होते हैं? क्यों आईबी फेल हो जाता है हमेशा कश्मीर में? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो कश्मीर का लोकल है, मैं हर लोकल की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ गद्दार हर जगह होते हैं, हर परिवार में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं, हर देश में होते हैं। तो जो कश्मीर के कुछ लोकल्स हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आप चाहे फंडिंग के लिए करते हो या धर्म के नाम पे करते हो। इसीलिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कश्मीर में अक्सर फेल हो जाती है। तो सवाल ये है कि इस पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने आखिर क्या स्टेप्स लिए, क्या मेजर्स लिए अपनी रिटेलिएशन में? जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से है वो है द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, यानी कि वो बिल्कुल भी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भी क्लॉज थे भारत सरकार अब उनसे बाउंड नहीं है, वो उनमें से किसी को भी नहीं मानेगी। 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसका एक बार और इसको लागू किया गया था, एक बार और सस्पेंड किया गया था, और आज काफी सालों बाद इसे फिर से सस्पेंड किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। आपको बता दें कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो इफेक्ट है वो सीधे पाकिस्तान की इकोनॉमी को वीक करेगा। कमर तोड़ने में वो मजा नहीं है जो अकड़ तोड़ने में है, और अकड़ कब टूटती है जब जेब में पैसे नहीं होते। पाकिस्तानियों की अकड़ उनकी इकोनॉमी तोड़ने में है। मोदी गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं उसमें से नंबर 1 इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। इसके तहत जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का, जिसमें 40% जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है, सो दैट 40% पॉपुलेशन विल गेट अफेक्टेड। उनका राइस प्रोडक्शन, उनका कॉटन प्रोडक्शन, उनका ड्रिंकिंग वाटर, उनका जो हाइड्रो पावर है, सब कुछ कमजोर पड़ने लगेगा। अभी अगस्त तक इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि जो भी वाटर है वो उसको स्टोर कर सकती है, और बाय अगस्त श्योर इट विल डू समथिंग। जो दूसरी चीज है वो है जो बॉर्डर है, जो हमारी तरफ से अटारी बॉर्डर पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उनकी तरफ से वाघा बॉर्डर पड़ता है, हमारी तरफ से अटारी बॉर्डर पड़ता है, उसको भी क्लोज कर दिया गया है। जितने भी पाकिस्तानी इस समय यहाँ इंडिया में हैं, उनको 30 तारीख तक की मोहलत दी गई है घर वापस जाने के लिए, और उसके बाद जो भी नहीं जाएगा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो रिटेलिएशन तो ठीक है, वॉर तो ठीक है, लेकिन आप सोचिए वॉर में किसका नुकसान होगा? वॉर में कभी भी किसी एक पार्टी का नुकसान नहीं होता है। इस पूरे मामले के मसले बहुत हैं और हल भी बहुत है। हम रिटेलिएट कर सकते हैं, एग्रेसिव रिटेलिएशन भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन अगर पिछले अटैक्स को आप देखें तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान बेशरम देश को कोई फर्क पड़ेगा। अगर उनके 20 सैनिक मर भी जाएंगे या उनके 50 सिटीजन्स मर भी जाएंगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। इसलिए जो वॉर है वो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। आप गांधी जी के टाइम में जाइए, सोचिए उन्होंने कैसे ब्रिटिशर्स को वापसी का रास्ता दिखाया था। उनका
इकोनॉमिक नुकसान करके। तो हमें भी जो करना है, हमें पाकिस्तान भिखारी तो पहले से ही है, हमें अब उसको और भी ज्यादा भिखारी बना देना है। हम अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को वीक करते हैं तो उनके पास टेररिस्ट को फंडिंग करने का पैसा नहीं रहेगा, और व्हेन उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है ना वो टेररिस्ट को ट्रेन कर पाएंगे और ना ही उनके झांसे में कोई आएगा। जितने भी उनकी रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसा करना है कि उनकी सारी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएं। ठीक मानने की स्थिति में वो है नहीं, क्योंकि उनके पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ऑलरेडी बहुत कम है। कहाँ से गोल्ड लेंगे, कहाँ से क्या लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हमें लगता है कि जो एक तरीका है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का, वो है सिर्फ और सिर्फ उसकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म कर देना, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये फंडिंग से हो रहा है और हमें उस फंडिंग को खत्म करना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे पाकिस्तान के आवाम का प्रेशर बनना चाहिए, और यही एक तरीका है पाकिस्तान का दिमाग खराब करने का भी और ठीक करने का भी। थैंक यू।